नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। मसला यह भी है दुनिया का कि कोई अच्छा है तो अच्छा क्यों है। हम कोई शायरी नहीं सुना रहे हैं, बल्कि इसे सोनू सूद ने अपने ट्विटर पर लिखा है। इस शायरी से सोनू सूद ने एक तरह से उस दर्द का इजहार किया है जो उन्हें बीएमसी की तरफ से मिला है। सोनू सूद और बीएमसी के पूरे झगड़े पर बात करेंगे। इसके बाद उस हत्या की बात करेंगे जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। इंडिगो के कर्मचारी रुपेश सिंह की हत्या को लेकर अब तक पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, इसके बारे में बात करेंगे। फ्रीडम 251 नामक स्मार्टफोन तो आपको याद ही होगा। उसके फाउंडर मोहित गोयल को लेकर बहुत बड़ी खबर है जिसे हम आगे बताएंगे। सबसे आखिरी में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी में बढ़ते जल प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार को क्या कुछ कहा है। शुरुआत करते हैं सोनू सूद से। लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद कर वाहवाही लूटने वाले सोनू सूद को बीएमसी ने आदतन अपराधी बताया है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर सोनू सूद ने ऐसा क्या कर दिया। तो आपको बता दें कि सोनू सूद के ऊपर अवैध निर्माण का आरोप लगा है। सोनू सूद और उनकी पत्नी के खिलाफ यह शिकायत दर्ज है। सोनू सूद ने हाई कोर्ट में इस शिकायत के खिलाफ याचिका दायर किया था। बीएमसी ने जब इसका जवाब मांगा गया तो एफिडेविट दाखिल कर सोनू सूद को बीएमसी ने आदतन अपराधी बता दिया। बीएमसी ने कहा कि सोनू सूद अवैध निर्माण का व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल करना चाहते हैं। बीएमसी की तरफ से बताया गया है कि जो अवैध निर्माण एक बार गिराया जा चुका है उस पर सोनू सूद ने फिर से निर्माण कराया है। इस पर दोबारा निर्माण कराकर सोनू सूद गैर कानूनी तरीके से होटल अल्वेट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वह भी बिना किसी इजाजत के। बीएमसी की तरफ से कहा गया है कि सोनू सूद के पास इसके व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल करने का लाइसेंस नहीं है। बीएमसी ने हाई कोर्ट से कहा कि वह अवैध रूप से किए गए इस निर्माण में बिना लाइसेंस के होटल चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सोनू सूद ने सफाई देते हुए कहा कि मैं पहले ही बीएमसी से कमर्शियल इस्तेमाल की इजाजत ले चुका हूं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी को यह अप्रूव करना है, लेकिन कोरोना की वजह से समय पर इजाजत नहीं मिल पाई। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से कानून का पालन करता हूं। आगे उन्होंने यह भी बताया कि जिस होटल को अवैध निर्माण बताया जा रहा है उसका उपयोग कोरोना के दौरान कोरोना वॉरियर्स के रहने के लिए भी किया गया था। अब अंत में पूरा माजरा समझ लीजिए। बीएमसी ने सोनू सूद पर आरोप लगाया कि उन्होंने बिना अनुमति के 6 मंजिला आवासीय इमारत को होटल में बदल दिया। इस मामले को लेकर बीएमसी ने 7 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि इसके पहले पिछले साल अक्टूबर में सोनू सूद को बीएमसी की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। उस नोटिस पर सोनू सूद ने दिसंबर महीने में निचली अदालत में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया था। अब इसी मामले को लेकर सोनू सूद हाई कोर्ट में पहुंचे हैं। अब आते हैं दूसरी खबर पर जो बिहार की राजधानी पटना से जुड़ी हुई है। कल बिहार की राजधानी पटना में एक हत्या हुई जिसकी गूंज आज पटना सहित पूरे बिहार में सुनाई दे रही है। रुपेश जो पेशे से इंडिगो के स्टेशन हेड थे, वो रोज की तरह उस शाम भी अपने अपार्टमेंट में वापस आ रहे थे। अपनी गाड़ी भी वो खुद चला रहे थे। जब वो अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचे तो उन्होंने गेट खोलने के लिए हॉर्न बजाया, लेकिन गार्ड वहां मौजूद नहीं था, जिसके बाद वे खुद गाड़ी से गेट खोलने के लिए उतरे। इसी दौरान बदमाशों ने उनके ऊपर गोली चलाई। कुल 6 राउंड गोली चलाई गई। गोली चलाने के बाद हमलावर फरार हो गए। जिस प्रकार से हत्या को अंजाम दिया गया है उसको देखकर इतना समझ तो जरूर आ रहा है कि हमलावरों को यह पता था कि रुपेश कितने बजे अपने घर आते हैं, या फिर उनके घर के आसपास के इलाकों को भी वो अच्छी तरह से जानते थे। अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो रुपेश के साथ एयरपोर्ट से घर तक उनके गाड़ी के आगे पीछे आए, या फिर वो पहले से ही उनके अपार्टमेंट के पास घात लगाकर बैठे हुए थे। हत्या करने के बाद हमलावर उसी रास्ते से भागे जिस रास्ते से रुपेश अपार्टमेंट के पास आए थे। दरअसल अपार्टमेंट के गली वाला रास्ता एक तरफ से बंद है। हमलावर गोली मारने के बाद उसी तरफ भागे। इससे इस चीज का अंदाजा तो हो गया है कि वे इस इलाके से पूरी तरह परिचित थे। अपार्टमेंट के गेट पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, लेकिन वो सारे के सारे खराब हैं। अपार्टमेंट के गेट पर एक गार्ड भी मौजूद होता था, लेकिन वो भी हत्या के समय नहीं था। जब गार्ड मनोज के बारे में पता लगाई गई तो खबर मिली कि उसके दोस्त की मां का देहांत हुआ था, तो वह अंतिम यात्रा में शामिल होने चला गया था। वह सुबह 9 बजे ही चला गया था और हत्या के बाद शाम को 7:30 बजे लौटा। गार्ड का वहां मौजूद ना होना भी शक के घेरे में है और जांच चल रही है। जहां रुपेश को गोली मारी गई उस एरिया को भी सील नहीं किया गया। फिलहाल एसआईटी का गठन कर दिया गया है जो इसकी जांच कर रही है। विपक्षी जहां इस हत्याकांड के बाद सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
मामले को संज्ञान में लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया है। अगर रुपेश के बारे में बात करें तो उनका कई बड़े राजनेताओं और कई बड़े सेलिब्रिटीज के साथ अच्छा संबंध है। जो विधानसभा चुनाव अभी बीता है उसमें रुपेश के चुनाव लड़ने की चर्चा भी जोरों पर थी, लेकिन वे चुनाव नहीं लड़े थे। माना जा रहा है कि कई हाई प्रोफाइल लोगों के साथ उनकी दोस्ती भी इस हत्याकांड का एक कारण हो सकती है। फिलहाल जांच चल रही है और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। अब आते हैं अपनी तीसरी खबर पर, जो फ्रीडम 251 मोबाइल फोन के फाउंडर मोहित गोयल से जुड़ा हुआ है। जब फ्रीडम 251 मोबाइल फोन चर्चा में आया था तब भी मोहित गोयल के ऊपर फर्जीवाड़ा का आरोप लगा था। एक बार फिर कुछ ऐसा ही आरोप लगाया गया है। इस बार गोयल को ड्राई फ्रूट फ्रॉड मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि गोयल ने ड्राई फ्रूट बिजनेस के नाम पर देश भर के अलग अलग व्यापारियों से 200 करोड़ की ठगी की है। पुलिस का कहना है कि गोयल के खिलाफ लगभग 40 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मोहित गोयल का विवादों से पुराना नाता रहा है। उन्होंने 2016 में फ्रीडम 251 मोबाइल फोन लाया था जिसे लगभग 50 मिलियन ऑर्डर मिले थे, लेकिन मोबाइल फोन कभी भी डिलीवर नहीं किया गया। अब आते हैं अपने अंतिम और चौथे खबर पर। सर्वोच्च न्यायालय ने यमुना नदी के प्रदूषण पर खुद से संज्ञान लिया है। दिल्ली जल बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसके संदर्भ में अब सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को एक नोटिस भी जारी किया है। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड यमुना नदी के पानी में अमोनिया के लगातार बढ़ते स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से कहा गया कि हरियाणा में लगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर पूछा कि प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से बताया गया कि पानी में अमोनिया 0.9 ppm से कम होना चाहिए, लेकिन यमुना नदी के पानी में इसका स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को उठाने का भरोसा दिया है। आज के जनता जंक्शन शो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं अमन शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।